एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको 19 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या कहा, इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि एक घन और घनाभ का एक पृष्ठीय घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपको प्रश्न के अंदर योग दे रखा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6, आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपको योग दे रखा है एवं ऊंचाई आपको इनका योग दे रखा है। और योग दे रखा है, वो दे रखा है 19 सेंटीमीटर का। लेकिन जब उन्होंने जब विकर्ण ज्ञात किया तो विकर्ण ज्ञात करते टाइम उसका विकर्ण आया, वो आया 11 सेंटीमीटर का, जो ऑलरेडी प्रश्न के अंदर दे रखा है। क्या कहा कि आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास में 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के हिसाब से आपको इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर का। 19 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो देखो प्रश्न के अनुसार आपको लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे रखा है, वो तो दे रखा है 19 सेंटीमीटर का। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, वो दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर का। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दें, ताकि जब जहां पर भी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जहां पर पूछेगा वहां पर मान पर कितना रख देंगे, 19 रख देंगे। तो इसको तो नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा, आपको विकर्ण की बात करी। तो विकर्ण कैसे याद किया जाता है, घनाभ का विकर्ण, और विकर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण का सूत्र यही होता है। तो घनाभ के विकर्ण की विकर्ण जो है वह आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस हिसाब से लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और बराबर जब इसका विकर्ण ज्ञात किया तो विकर्ण ऑलरेडी 11 सेंटीमीटर का दे रखा है, वो तो आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये रूट का आपको चिन्ह हटाना पड़ेगा। क्यों, जब तक रूट का चिन्ह नहीं हटेगा तब तक आप इसका जो अज्ञात मान है वो अज्ञात मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले इसका रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो साहब। तो इसका वर्ग करूंगा पहले पक्ष का, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसका एक तो वर्ग करूंगा तो इसका स्क्वायर और बराबर 11 का वर्ग करूंगा 11 का स्क्वायर। सही बात है। जब मैं इसे रूट का जब वर्ग करूंगा तो रूट का वर्ग करने पर करनी जो चिन्ह है, इसको करनी चिन्ह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, करनी चिन्ह कहा जाता है। तो जैसे ही मैं जब इस करनी चिन्ह का वर्ग करूंगा तो वर्ग करने पर ये करनी जो चिन्ह है वो हट जाता है। करनी चिन्ह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हट जाता है। तो हटाओ साहब इसको। तो बचेगा क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और बराबर 11 121 होते हैं। 11 121। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 121 आएंगे। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। हमारे पास में इस प्रश्न में 2 समीकरण हो गए। एक तो आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग और एक घनाभ के विकर्ण से अपने को ज्ञात हुआ लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। अपने पास में 2 समीकरण हो गए और उन्हीं दोनों समीकरणों के आधार पर अपने को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कक्षा 9 के अंदर आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी। वो सर्वसमीका क्या थी,
सर्वसमीका के आधार पर, सर्वसमीका के आधार पर। अब वो सर्वसमीका क्या थी, कक्षा 9 में आप पढ़ गए। एक सर्वसमीका को पहचानने के लिए आपके पास में ये सूत्र काफी पर्याप्त है आपको पहचानने के लिए। पहचान के आधार पर मैंने सर्वसमीका कौन सी लगाई कि x प्लस, मैं सर्वसमीका लिख रहा हूं, एक बार आप सर्वसमीका को गौर से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जो कक्षा 9 में पिछली बार जो मेरे से पढ़ चुके हैं उन बच्चों को आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और उसकी सर्वसमीका थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। यह सर्वसमीका है। कक्षा 9 के अंदर जो विद्यार्थी पिछली बार नए विद्यार्थियों को छोड़ के जो पिछली साल जो कक्षा 9 के अंदर जो मेरे से पढ़ा हुआ था उनको पता है ये सर्वसमीका थी कक्षा 9 के अंदर। इन्हीं सर्वसमीका के आधार पर मैं x, इसी सर्वसमीका के आधार पर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई का वर्ग करता हूं। ऊंचाई का क्या करता हूं, वर्ग करता हूं। सही बात है। अब इसका मान याद करने के लिए जहां पर x है वहां पर l, जहां y है वहां पर b, जहां पर z है वहां पर h। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात तो चेक करोगी, यहां पर x y z है तो समझना वहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। सही बात है। उसकी वैल्यू का तो कन्वर्जन करोगी। तो अब इस सर्वसमीका के आधार पर मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग का मैं इसका विस्तार करता हूं। तो विस्तार क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। सही बात है। जैसा मानता वैसा वैसा अपन ने क्या कर दिया, मान रख दिया। सही बात है, कोई डाउट थोड़ी है। अच्छा, अब आप इस समीकरण के अंदर जो मान अपने पास में ज्ञात होने लायक है वो मान रखे और बाकी खाली छोड़ दी। सीधी सी बात है, बाकी खाली छोड़ दी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग चाहिए तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योग के लिए आप समीकरण नंबर 1 की तरफ देखो। जरा आप समीकरण नंबर 1 की तरफ देखें। अगला साफ करा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है तो मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 रख दूंगा यहां पर। सीधी सी बात है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, 19 का वर्ग कर देता हूं, इसका वर्ग दे दो। ठीक है साहब। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, इसके लिए समीकरण नंबर 2 देखो। समीकरण नंबर 2 कहता है कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर का मान है 121। 121 सही बात है। चलो साहब, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, इस तीनों का योग 121 है प्लस 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई। सही बात है। ठीक साहब। अब 19 का वर्ग करूंगा, 19 का क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। 19 का वर्ग करो, देखो 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 400 माइनस 20 गुना 40 और प्लस 1, 360 पर 361 हो गया। 19 का वर्ग जो हो गया वो कितना हो गया, 361 हो गया। 19 का वर्ग कितना हो गया, 361 हो गया। आप सर्वसमीका शेयर कर ले या 19 को 19 से गुणा करके देख ले, जैसा आपको उचित लगता है वैसे गुणा करके देख ले। 361 बराबर 121 प्लस, अब भाई साहब बात ऐसी है, ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जरा गौर से देखें। इस मान में, इस मान में और इस मान में दो को मिलाना है। भाई मेरे को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। तो क्यों ना मैं इसका 2 कॉमन ले लूंगा तो सूत्र बन जाएगा। इसका अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन आया, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र बन गया। सही बात है। अब इसका मान ज्ञात करना हो तो इसको उठा करके इधर ले आऊंगा, इस 121 को उठा करके इधर ले आऊंगा, यानी पक्षांतर कर दूंगा। 361 माइनस 121 बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना
लंबाई। घटाओ भाई साहब, कितने बच गए? 240 बच गए। एक बार चेक करना भाई साहब, 240 आ रही है। 240 बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, घनाभ का। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है? 240। 240। तो इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है? 240। छह मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा ऑलरेडी घन मीटर का मतलब आयतन, घन मीटर का मतलब आयतन। तो 100 घन मीटर आपको हवा कमरे के अंदर भरी हुई है, वर्गाकार फर्श के अंदर। आपको कमरे की ऊंचाई याद करनी है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमरा जो होता है वो हमेशा घनाभाकार की पोजीशन में आएगा, चाहे उसका फर्श चाहे वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे चतुर्भुजाकार हो, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको अपन क्या मानेंगे? इसको घनाभाकार। अब घनाभाकार जो कमरा था उसके अंदर फर्श जो है वो वर्गाकार है, और उस वर्गाकार फर्श के अंदर आपको लंबाई और चौड़ाई 6-6 मीटर की माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि फर्श जब वर्गाकार है, वर्ग की जब दो भुजाएं समान होती है, कमरे की ऊंचाई कितनी होगी ये हमारे को नहीं पता। उसका तो आयतन बताएगा कि उसकी ऊंचाई कितनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको घनाभाकार कमरे में हवा, घनाभाकार कमरे में हवा, और हवा का मतलब स्थान घेर चुका, और जो पात्र स्थान घेर चुका होता है वो आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और 180 घन मीटर की पहले से हवा भरी है, 180 घन मीटर की, 180 घन मीटर की ऑलरेडी हवा भर रखी है। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 6-6 मीटर की हो जाएगी। घनाभ की लंबाई 6 मीटर की, और उस घनाभाकार कमरे की चौड़ाई 6 मीटर की, 6 मीटर की। और हमारे पास में ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई तो अपने को ज्ञात करनी है, ऊंचाई तो अपने को ज्ञात करनी है। अब साहब अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले आयतन दे रखा है घन मीटर, ये घन मीटर खुद बता रखा है कि आयतन ज्ञात किया हुआ है, तो आप आयतन ज्ञात करें इसका। तो घनाभाकार कमरे का आयतन, घनाभाकार कमरे का आयतन, और कमरे का आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सही बात है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सही है? आपको लंबाई तो दे दी 6 मीटर की, चौड़ाई दे दी 6 मीटर की, ऊंचाई हमारे पास में है नहीं, वो तो ज्ञात करनी है, और बराबर आयतन ज्ञात किया, तो आयतन 180 घन मीटर आया, 180 घन मीटर। सही बात है? अब आप इसको हल करें और भाग दें। ये 6 गुना 6 आपका गुणा में 180 घन मीटर में पक्षांतर करने में किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आपकी बच जाएगी क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर बटा 6 गुना 6, 6 गुना 6। आपकी ऊंचाई याद हो जाएगी 180 बटा 6 36। अब 36 को 5 से गुणा करूंगा 5, तो चेक करना एक बार कि आयुष घनाभाकार कमरे की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 5 मीटर की है। ऊंचाई कितने की है? 5 मीटर की। सही बात है? तो इस प्रकार से आपको घनाभाकार कमरे की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, और बाकी आपकी लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर है। इसलिए लंबाई और चौड़ाई की माप समान होने के कारण, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि वो तो फर्श की बात कर रहा है, तो फर्श के मामले में तो लंबाई और चौड़ाई ओनली जो कि समान माप की है, इसलिए उसको वर्गाकार का है,
फर्श के अंदर ऊंचाई थोड़ी आती है, फर्श के अंदर तो लंबाई और चौड़ाई आती है कमरे की साइज के हिसाब से। अब कमरा आपका घनाभाकार है तो घनाभाकार स्थिति का ही आपको आकलन करना है। इस हिसाब से इस आयतन को ध्यान में रखते हुए उस घनाभाकार कमरे की ऊंचाई कितनी आएगी? 5 मीटर की। जो प्रश्न नंबर जो 8वां, 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न के अंदर गौर करने वाली बात यह है, आपको ईंट की माप तो दे रखी है सेंटीमीटर में और कमरे की माप दे रखी है मीटर में। आपकी मोटाई जो दे रखी है ना कमरे की, वो तो आपको फिर भी सेंटीमीटर में दे रखी है। आपको लंबाई और कमरे की ऊंचाई को आपको सेंटीमीटर में व्यक्त करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम ईंट की माप को तो नहीं बदल सकते, ईंट की माप को नहीं बदल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कमरे की जो लंबाई और ऊंचाई दे रखी है उस लंबाई और ऊंचाई को आपको कहाँ में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कमरे की सारी माप आपकी सेंटीमीटर में हो जाएगी और ईंट की माप आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर की दे रखी है। तो कमरे के आयतन में ईंट लगा रहे हैं कमरे के अंदर, तो वो ईंट स्थान घेरेगी, तो आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको कमरे का आयतन, घनाभाकार कमरे का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखना पहले आपको माप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। मीटर को 100 से गुणा कर दे, आपकी सेंटीमीटर में बन जाएगी। और ईंट की माप आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे ही रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दीवार के आयतन में बांट देना है एक ईंट का आयतन का। वस्तुओं की संख्या याद करने का मैंने सूत्र लिखवाया था, वस्तु की संख्या याद करने का मैंने सूत्र लिखवाया था क्या, कि बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन बटा एक वस्तु का आयतन, एक छोटी वस्तु का आयतन या एक वस्तु का आयतन। वस्तुओं की संख्या ज्ञात होकर के आ जाएगी, चाहे वो समतल आकृति हो, चाहे ठोस आकृति हो, चाहे कोई भी हो। अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटा एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल, एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात होकर के आपकी जो भी वस्तुओं की संख्या है वो ज्ञात होकर के आ जाएगी। अब जैसे इस सवाल के अंदर आपको 44 मीटर दे रखी है, तो 440 यानी 4400 सेंटीमीटर, 44 मीटर का मतलब 4400 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर ऊंची, तो गुणा 150 मीटर की, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 85 सेंटीमीटर की तो ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर में बना रखा है, आपको उसको सेंटीमीटर में बनाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहा, एक ईंट की माप 22 गुणा 10 गुणा 17, 22 गुणा 10 गुणा 17, 0 से 0 कट गई, 22 एकम 22, 22 गुना 44, 200, 17 एकम 17, 17 5 85, यानी 200 गुणा 15 5 75 और 75 गुणा 150, यानी 15,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इसको उस कमरे के निर्माण करने के लिए। उस कमरे का निर्माण करने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 15,000। आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन भाग दे लें, भाग लेकर के 15,000 ईंटें आएगी, तो उस कमरे का निर्माण करने के लिए 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ज्यादा कोई बड़े सवाल नहीं है। आपका ये 10वां जो सवाल, सॉरी ये 9वां सवाल है। 90 में 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर ऊंचे कमरे को अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? मैंने विकर्ण का दायरा बताया था कि कमरे के अंदर सबसे बड़ी भुजा उसका विकर्ण होती है। तो सबसे बड़ी, अगर उस कमरे के अंदर सबसे बड़ी अगर लकड़ी अगर लगानी हो तो सबसे बड़ी लकड़ी आएगी उसका विकर्ण, क्योंकि किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? उसका विकर्ण होती है, केवल त्रिभुज को छोड़ के, क्योंकि त्रिभुज के अंदर विकर्ण नहीं होता, माध्यिका होती है और माध्यिका को आप सबसे बड़ी भुजा नहीं कह सकते, इसलिए त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा उसका विकर्ण होती है, उसका कर्ण होती है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको इसका विकर्ण की लंबाई याद करनी है, कौन से में? 90 के अंदर, 10वें के अंदर
एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। आपको इसका क्यूब रूट कर लेना, इसका क्यूब रूट। अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का घनमूल ज्ञात करना। क्यों? आपको पता है भुजा क्यूब इसका आयतन होता है, तो भुजा क्यूब बराबर 512। तो मेरे को भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 512 का क्यूब रूट करना पड़ेगा, 512 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। आपको अभाज्य गुणनखंड से इसका 512 का क्यूब रूट करना, उसकी भुजा ज्ञात होकर के आ जाएगी। सीधी सी बात है।